नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास एनसीईआरटी बुक जो हम क्षितिज पढ़ रहे हैं उसमें आज इस वीडियो के अंदर हम अंतिम चैप्टर जिसका नाम है यानी कि बच्चे काम पर जाते हैं। ये कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं और राजेश जोशी के द्वारा लिखी हुई कविता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर अगर हम ये देखें कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कितनी विषमता, यानी विषमता का मतलब होता है असमानता। हमारे समाज में आर्थिक रूप से यानी कि पैसों के रूप में अगर हम देखें तो कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, ठीक है। समाज के अंदर भी कुछ लोग प्रतिष्ठित हैं और कुछ लोग प्रतिष्ठित नहीं हैं। तो समाज के अंदर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो असमानता फैली हुई है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो हैं अपने बचपन एक ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं, विद्यालय जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य है कि यहाँ पर बच्चों को अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिलता है। उन्हें जिस एज में, जिस आयु के अंदर उन्हें खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसी आयु के अंदर वो कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए वो जाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर भी उनका कई तरह से उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं। लेकिन इस दिशा के अंदर कभी कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के अंदर हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजेश जोशी जो हैं, इनका थोड़ा सा परिचय मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आप सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक के अंदर हम लोग ये चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि भाई राजेश जोशी जी का जो जन्म है सन 1966 ईस्वी के अंदर, यानी 1946 ईस्वी के अंदर, 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश के अंदर नरसिंहगढ़ जिला है। तो देखिए, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, ठीक है, राजस्थान के भी कुछ इलाके हैं। देश के लगभग सभी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गरीबी का जो स्तर है बहुत ज़्यादा नीचे है। तो जो कवि है ये राजेश जोशी जी कह रहे हैं कि इन लोगों की, इनकी जो विडंबना है, इनको आप सामान्य रूप से वर्णित मत करो, बल्कि एक सवालों के रूप में उसको क्या करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। तो वहाँ की घटना का वर्णन कर रहे हैं कि जो राजेश जोशी जी हैं सन 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के और नरसिंहगढ़ जिले के अंदर इनका जन्म हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता, यानी कि जो पत्रकारिता शुरू कर दी और कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। तो इस तरह से आप सामान्य रूप से इनको जान रख लें। भाई जन्म इनका 1946 में हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और नरसिंहगढ़ जिले के अंदर इनका जन्म हुआ है। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, लेख भी लिखे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण का मतलब होता है कि एक नाटक को दूसरी भाषा में उसका रूपांतरित करना, नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु जो शॉर्ट फिल्में होती हैं, लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी इन्होंने किया है। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। पतलून पहिना बादल, यानी बादल ने पतलून पहन रखी है, पैंट पहन रखी है, ऐसा वर्णन किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी में, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी जी के प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं वो हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ये इनके काव्य संग्रह हैं। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनको प्रमुख रूप से अगर देखें कि भाई कौन कौन से पुरस्कार मिला है, तो माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला है, मध्य प्रदेश का शासन का शिखर सम्मान मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी जी की जो कविताएं हैं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, यानी समाज में
उनका जो अभिप्राय होता है बहुत गहरा होता है, गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी, जीवन की मुसीबत में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। यानी उनकी जो कविताएं हैं उनके अंदर स्थानीय बोली भी है, मिजाज यानी स्वभाव है, और मौसम सभी कुछ दिखाई देता है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावना की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। भाई हर किसी को अपने जीवन के समाप्त होने की हमेशा संभावना बनी रहती है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि जीवन की जो संभावनाएं हैं, जीवन के अंदर जीने की भी तो एक ज़िंदगी है, आशा है, उसको भी वो बनाए रखने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। अब देखिए, ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं इसका कथानक क्या है, इसका वर्ण्य विषय क्या है, अगर हम बात करें तो प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। यानी बच्चे हैं, उनका बचपन उनसे छीन लिया, उनको समय से पहले ही बड़ों की तरह काम पर जाना पड़ रहा है। जो आयु खेलने की है, घूमने की है, स्कूल जाने की है, उस आयु के अंदर ही उन्हें अपना पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। और जब काम करना पड़ता है वहाँ पर भी उनके साथ में उस तरह की सहानुभूति नहीं रखी जाती है, वहाँ पर भी उनका शोषण किया जाता है। कम पैसों में बहुत सारी मेहनत करवाते हैं लोग, ठीक है ना। तो एक तरह से ये भी क्या हो गया, शोषण ही हो गया। तो बच्चों के बचपन छिन जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं, जिसके अंदर कुछ बच्चे हैं जो खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से क्या है, वंचित हैं। अब देखिए यहाँ ये जो कविता है बच्चों है बड़ी शानदार, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो बड़े मज़े आएंगे। छोटी सी कविता है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और जो कवि हैं राजेश जोशी जी, वो सुबह सुबह जब बच्चों को काम पर जाता हुआ देखते हैं तो उनके मन की जो पीड़ा है वो रुक नहीं पाती है, और उसे एक कविता के माध्यम से वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों के साथ में जो हो रही ये जो व्यवहार है, जिस आयु में पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, ठीक है ना, उस एज के अंदर आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है, आखिर क्यों सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है कि उन बच्चों के लिए भी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। आखिर सरकार ये क्यों नहीं जानने की कोशिश करती है कि उन बच्चों की स्थिति ऐसी क्यों है। हम सब भगवान को, ईश्वर को दोष दे करके और अपने जीवन में संतुष्ट होकर के और चुपचाप जिंदगी जिए जा रहे हैं, जबकि जिस देश में सरकार होती है उस सरकार का दायित्व होता है कि उस देश की जो जनता है, प्रजा है, उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ शिक्षा के ऊपर बात नहीं होती है, यहाँ रोजगार के ऊपर बात नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ अगर बात होती है तो धर्म के नाम पर बात होती है, ठीक है ना, जातिवाद के ऊपर बात होती है, लेकिन कोई भी बेरोजगारी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करता है। जबकि किसी भी इंसान की सामान्य रूप से अगर पीड़ा देखी जाए तो उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि सभी लोगों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, ठीक है ना, उनका जीवन स्तर अच्छा हो। तो जो कवि है राजेश जोशी जी, वो जब बच्चों को सुबह सुबह सर्दियों के दिन में जब कोहरा छाया हुआ है और उनको बच्चों को काम पर जाता हुआ देखते हैं तो उनकी मन की पीड़ा जो है रुक नहीं पाती है। उसी को देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी कि जो सारी सड़क है वो कोहरे से ढकी हुई है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह, यानी सुबह सुबह जो है बच्चे काम के लिए कोहरे से ढकी हुई सड़क पर चलते हुए जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम करने के लिए जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं।
हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, और हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह बच्चे काम पर जा रहे हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो देखिए ये पंक्तियां समझने की कोशिश करो, फिर आगे पढ़ेंगे बच्चों। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, यानी कवि राजेश जोशी जी देखते हैं कि सुबह सुबह जो बच्चे हैं, जहाँ सर्दियों के दिन है, सारी सड़क पर दूर दूर तक कोहरा छाया हुआ है, ठंड से ठिठुर रहे हैं और सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। अब देखिए सबसे भयानक पंक्ति क्यों कहा है, इसको आपसे पूछेंगे सबसे भयानक पंक्ति किसे कहा गया है। तो यहाँ पर भयानक पंक्ति का मतलब है कि बच्चे सर्दियों के दिनों में जब सारी तरफ कोहरा छाया हुआ है तो ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसी क्या मजबूरी है कि जिनकी वजह से इन बच्चों को इस समय काम पर जाना पड़ रहा है। तो ये हमारे समय की, हमारे इस युग की एक सबसे भयानक एक स्थिति है कि बच्चों को जिस अवस्था में खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, उन्हें ऐसे कोहरे में काम पर जाना पड़ रहा है। तो आखिर ऐसी व्यवस्था क्या है। तो हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना। अब देखिए विवरण का मतलब होता है कि जब हम सामान्य तौर पर किसी चीज़ का विवरण प्रस्तुत करते हैं तो वो केवल सूचनात्मक होता है कि भाई फलां चीज़ ये है, इसकी वजह से ये काम हो रहा है, एक विवरण दे रहा है। तो कह रहे हैं कि बच्चों की ये जो स्थिति है इसे विवरण की तरह लिखना आसान है, लेकिन भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना। इसे विवरण की तरह लिखते हैं तो ये बहुत भयानक स्थिति है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, बल्कि बच्चों की ये जो स्थिति है इसे विवरण की तरह लिखने की बजाय एक सवाल की तरह लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? अगर हम सामान्य तौर पर किसी चीज़ का विवरण प्रस्तुत करते हैं तो वह केवल सूचना के रूप में कुछ समय तक लोगों के मन में रहती है और फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को एक सवाल के रूप में पूछा जाए कि आखिर क्या मजबूरी है बच्चों को स्कूल में भेजने की बजाय उन्हें काम के लिए, व्यवसाय के लिए सुबह सुबह इस तरह से जाना पड़ रहा है, तो क्या व्यवस्था है, इन बच्चों का क्या अपराध है। तो इस तरह प्रश्न के रूप में जब कोई बात पूछी जाती है तो वह चिंतन करते हैं, लोग सोचते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इनके बारे में जो विवरण के रूप में लिखा जा रहा है ये भयानक है, बल्कि इस रूप में लिखा जाना चाहिए, इसे तो प्रश्न के रूप में, इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, आखिर ये जो बच्चे हैं वो काम पर क्यों जा रहे हैं, इनका क्या अपराध है, ऐसी क्या व्यवस्था है कि इन बच्चों को अपने विद्यालय, स्कूल जाने की उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से सवालों के रूप में इसे लिखना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर दोबारा सुनिए, कवि जो है बहुत ज़्यादा उनकी पीड़ा से व्यक्त है और कहते हैं कि सुबह सुबह घने कोहरे से ढकी हुई सड़क पर भीषण ठंड में बच्चे मजदूरी करने के लिए काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि हमारे समय की ये सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को खेलने कूदने की जगह काम करना पड़ रहा है। इससे भी भयानक बात है कि
इस समस्या को सामान्य वर्णन की तरह कहा जा रहा है। इस वर्णन को कहते हुए किसी की संवेदनाएं इनके प्रति नहीं जागती हैं, ना किसी को क्रोध आता है। इस कारण इनका जो वर्णन है वो अत्यधिक भयानक है। इसी बात को अगर प्रश्न के रूप में लिखें तो बच्चों के रूप में इनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इनके सामने ऐसी क्या मजबूरी है। इस तरह के प्रश्नात्मक रूप में लिखा जाना चाहिए। इस उम्र में उन्हें तो स्कूल जाना चाहिए था, फिर उन्हें क्यों मजदूरी करनी पड़ रही है, उन्होंने अपना जो बचपन है इस तरह से क्यों बिताना पड़ रहा है। तो ये सब इस तरह से प्रश्न के रूप में इन चीज़ों को लिखना चाहिए। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें इस पद को अगर मान लीजिए देते हैं और कहते हैं भाई इसके अंदर बताइए इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। तो कवि ने भयानक पंक्ति किसे बताया है। तो कवि ने भयानक जो पंक्ति है इसका मतलब है कि कवि भयंकर सर्दी के इस मौसम में सुबह सुबह बच्चों का काम पर जाने की जो व्यवस्था है उस समस्या को भयानक पंक्ति के रूप में बताया है। कवि ने प्रस्तुत कविता में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है, तो आप समझ में आई गई कि प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्तमान समय की उस भयानक सामाजिक आर्थिक समस्या की ओर संकेत किया है जिसमें निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चों का जो बचपन है वो छिन गया है। उन बच्चों को खेलने कूदने पढ़ने आदि से वंचित रहना पड़ रहा है और कम उम्र में ही उन्हें काम करना पड़ता है। पैसे कमाने के लिए, पेट भरने के लिए, काम करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो इस तरह से ये कवि यहाँ बात रखता है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। आगे बच्चों की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है क्या बच्चों को खेलने की जो गेंद है, बॉल है, वो सारी बॉल क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं, खो गई हैं, समाप्त हो गई हैं कि बच्चों को खेलने के लिए बॉल नहीं मिल रही है। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, कि जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको दीमकों ने खा लिया है क्या। ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंद। गेंद मतलब बॉल। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। क्या सारे मैदान, यहाँ नोट कर देता हूँ, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक क्या सारे मैदान, सारे बगीचे। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि बच्चों के देखता है वो सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाने की बजाय काम पर जा रहे हैं, सर्दियों के दिन है,
कोहरे से सारी सड़क ढकी हुई है। लेखक ये जो कवि हैं राजेश जोशी जी, इनका मन बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है और कहते हैं क्या बच्चों को खेलने की जो सारी जो गेंदें थी वो क्या अंतरिक्ष में खो गई हैं या समाप्त हो गई हैं, या क्या दीमक जो होती है, जो किताबों को खा जाती है, लकड़ियों में लग जाती है, दीमक होती है कुटर कुटर के, तो क्या सारी किताबें जो है रंग बिरंगी जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, क्या दीमकों ने खा लिया है जो बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मिल रही है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, यानी कि बच्चों को खेलने के जो खिलौने हैं क्या सारे काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, यानी मदरसों में जाकर के बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सारी बच्चों के पढ़ने की जो पाठशालाएं हैं, मदरसे हैं, क्या वो कहीं दब गए हैं, पहाड़ के नीचे दब गए हैं, भूकंप के अंदर ढह गए हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे आंगन क्या खत्म हो गए एकाएक, यानी कि अचानक? तो देखना ये है बच्चों कि कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बच्चों को खेलने, पढ़ने, घूमने फिरने का स्थान नहीं मिल रहा है और उन बच्चों को समय से पहले ही अपने पेट पूर्ति के लिए, अपने धन कमाने के लिए, उन्हें काम करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, विवश होना पड़ रहा है। तो इसी चीज़ से व्यथित होकर के कवि इस बात को लिख रहे हैं कि सुबह सुबह घने कोहरे से ढकी हुई जो सड़कें हैं उन पर बच्चों को काम पर जाता हुआ जब कवि देखता है तो बहुत अत्यधिक व्यथित होकर के पूछता है आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इन बच्चों के द्वारा खेली जाने वाली जो सारी गेंद है वो आकाश में गिर गई है, खो गई है? गेंद ना मिलने से ये काम पर जा रहे हैं? क्या इन्हें शिक्षा प्राप्त करने में जो पुस्तक सहायक हैं वो नहीं मिल रही है? क्या उनकी रंग बिरंगी पुस्तकों में दीमक लग गई है, दीमकों ने खा लिया है? क्या इनके खेलने में काम आने वाले सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जहाँ से उन्हें निकाल पाना संभव नहीं है? इन्हें ज्ञान प्रदान करने वाली सारी पाठशालाएं, इमारतें किसी भूकंप में नष्ट हो गई हैं। इन बच्चों को खेलने के लिए मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन चाहिए, किंतु क्या ये सारे ही साधन अचानक नष्ट हो गए हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर किस कारण से ये बच्चे काम पर जा रहे हैं? किन कारणों से मजदूरी करने को ये विवश हो रहे हैं? ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि आखिर इन बच्चों को इस तरह से अपना जीवन क्यों व्यतीत करना पड़ रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो कवि हैं राजेश जोशी जी बड़े ही अच्छे ढंग से इस विषय को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आखिर बच्चों की ये व्यवस्था कैसी है, कैसी मजबूरी है। तो देखिए क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, इससे कवि क्या कहना चाहता है? तो अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, इससे कवि ये कहना चाहता है कि इन बाल मजदूरों की अभी जो अवस्था है, आयु है, इन्हें काम पर अभी नहीं भेजना चाहिए, बल्कि इन्हें उनका जो सहज बचपन है, स्वाभाविक जो बचपन है वो उनको वापस लौटा देना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में काम करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, विवश होना पड़ रहा है। तो कवि इसी चीज़ को कह रहे हैं, क्या इनके खेलने की जो गेंद है, बॉल है, क्या आसमान में गुम हो गई है, खो गई है, जो इनको खेलने के लिए समय नहीं मिल रहा है, गेंद नहीं मिल रही है? दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, काले पहाड़ के नीचे दब गए, कथन में काले पहाड़ किसका प्रतीक बताया गया है? काला जो पहाड़ होता है भयंकर आर्थिक विषमता, शोषण, उत्पीड़न और स्वार्थपरता को बढ़ावा देने वाली विचारधारा का प्रतीक है। यानी कि काला पहाड़ जो शब्द है बच्चों वो एक प्रतीक है कि समाज के अंदर आर्थिक, सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया जाए, शोषण, उत्पीड़न को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो इस विचारधारा को बढ़ावा देने वाली ये जो बात है उसी को क्या कहा गया है, काला पहाड़ गया है। तो क्या काले पहाड़ के नीचे, ये कह रहे हैं ना, काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या उन आर्थिक, सामाजिक असमानता की स्थिति की वजह से बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौने नहीं है? क्या वो सारे खिलौने क्या हो गए, समाप्त हो गए हैं? ठीक है, इसी तरह से बात करता है कवि ने सारे विद्यालयों की इमारतों को भूकंप से ढह जाने की बात क्यों कही है? भाई अगर विद्यालयों की इमारतें होती तो सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते, वहाँ पर अपना बचपन ज्ञान प्राप्त करने में व्यतीत करते, किंतु सुबह सुबह सब बच्चे जब काम पर जा रहे हैं तो इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जितनी भी विद्यालय हैं
उनकी जो इमारतें हैं मानो भूकंप आ गया हो और वो सब की सब क्या हो गई हो, नष्ट हो गई हो, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। तो देखिए आगे देखिए, और इसको अपन पढ़ते हुए चलते हैं बच्चों। आगे की पंक्तियाँ क्या कह रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। अगर बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, घूमने फिरने के लिए बाग बगीचे नहीं है, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, किताबें नहीं हैं, तो फिर आखिर इस दुनिया में बचा ही क्या है। फिर क्या कह रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। तो आगे की पंक्तियां हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। तो आखिर इस दुनिया में बचा क्या है, कितना भयानक होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे काम पर जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि आगे की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अगर बच्चों को इस तरह से काम पर जाना पड़ रहा है, यदि बच्चों को सुबह सुबह मजदूरी करने के लिए जा रहा है, तो इसका अर्थ तो यही है कि भाई दुनिया में जितने भी खिलौने हैं, पुस्तक हैं, मनोरंजन के साधन हैं, खेल के साधन हैं, पाठशाला हैं, ये सब नष्ट हो चुके हैं। बच्चों के मनोरंजन और उपयोग की चीज़ें नहीं रही, तो फिर इस दुनिया के अंदर आखिर बचा ही क्या है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, तो फिर आखिर क्या बचा है। यदि ऐसा हो जाता है तो ये कितनी बड़ी भयानक बात हो जाती है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर ये ऐसी बात होती है तो ये दुनिया के लिए कितनी भयानक, कितनी बुरी बात है कि बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, खिलौने नहीं हैं, पुस्तकें नहीं है पढ़ने के लिए, मनोरंजन के साधन नहीं है, विद्यालय नहीं है। अगर ये सब चीज़ नष्ट हो गई है, ऐसा अगर हो गया है, तो फिर आखिर दुनिया में बचा ही क्या है। वस्तुतः यदि ऐसा होता तो कितनी बड़ी भयानक बात हो जाती। किंतु सच तो यह है कि संसार में खेलने कूदने और मनोरंजन की सारी चीज़ें जैसी की तैसी उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं। क्यों इस संसार की हजारों सड़कों पर सभी जगह छोटे छोटे बच्चे रोजाना काम पर जाते हैं। ये समस्या केवल हमारे देश की नहीं बल्कि सारे विश्व के गरीब देशों की समस्या है। इस कारण बच्चों का सुखकारी बचपन छिन रहा है और वे रोजाना काम पर जा रहे हैं। ये बाल मजदूरी की समस्या आखिर वास्तव में सबसे बड़ी चिंता है। तो भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कि ये सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, यानी कि ये सब की सब जो चीज़ें हैं ये हमारे पास यथावत हैं। हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत है। भाई ऐसा नहीं है कि सारे खिलौने समाप्त हो गए हों, ऐसा नहीं है कि सारी पुस्तकें समाप्त हो गई हों, ऐसा नहीं है सारे खेल के मैदान समाप्त हो गए हों, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर ऐसा होता कि बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं होता, पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं होती, घूमने फिरने के लिए बाग बगीचे नहीं होते और पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जाते, तो कितनी भयानक स्थिति होती। लेकिन
इससे भी ज़्यादा यह है कि ये सारी चीज़ें हस्ब मामूल है, यानी कि ये सारी चीज़ें नष्ट नहीं हुई हैं, यथावत हुई हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, इसका मतलब है कि ये जो गरीबी, निर्धनता, बच्चों के अंदर बाल मजदूरी करने की ये जो समस्या है, केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की ये समस्या है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं। आखिर ये बाल मजदूरी कब तक चलती रहेगी? कब तक बच्चों के साथ इसी तरह का अत्याचार, शोषण होता रहेगा? आखिर कौन इन बच्चों के लिए ऐसा सोचेगा कि हर बच्चे को पढ़ने का अवसर मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चे का जो जीवन स्तर है वो बहुत अच्छा मिले, खेलने के लिए मैदान मिले? तो ये जो पीड़ा है कवि की, ये इस कविता के माध्यम से क्या हुई है बच्चों, व्यक्त हुई है। तो यहाँ ये कविता फिनिश होती है। अब आप क्वेश्चन देखिए, बड़े आराम से बता सकते हैं कि कविता की पहली जो 2 पंक्तियां हैं उसको पढ़ने और विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर लिखिए। तो देखिए, ये जो पंक्तियां हैं इसमें करुणा और चिंता है। दुख इस बात का है कि कहाँ पे इन बच्चों की खेलने, कूदने और पढ़ने की आयु है, और इस स्थिति से वंचित होकर अपने पेट की भूख मिटाने के लिए इतनी कड़ाके की सर्दी में ये बाल श्रमिक रूप में मजदूरी करने जा रहे हैं। इनका शोषण हो रहा है, और चिंता इसलिए है कि इनकी मजबूरी, व्यवस्था और शोषण का जो चक्र दुनिया में चल रहा है वह आखिर कब समाप्त होगा, उन्हें संपन्न लोगों के बच्चों की तरह कब जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। फिर एक कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? तो भाई किसी भी बात की जो सामान्य जानकारी होती है, अगर उसको सामान्य रूप से वर्णित किया जाता है तो वह लोगों के मन मस्तिष्क पर उतने समय के लिए नहीं रहती है, और कुछ समय के बाद ही जो लोग हैं उस बात को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जबकि अगर उसी बात को एक सवाल के रूप में लिखा जाएगा तो वह लोगों के मन मस्तिष्क पर ज़्यादा समय तक रहेगी, और लोग उस विषय के बारे में सोचते भी हैं, क्योंकि प्रश्न जो रहता है वो व्यक्तियों के मन में घूमता रहता है। इसीलिए यहाँ इस प्रश्न में ये कहा गया है कि किसी भी बात को विवरण की तरह नहीं बल्कि एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए। तो वापस सुन लीजिए कि किसी भी बात की जब कोई सामान्य जानकारी या कोई सूचना होती है, उसका अगर विवरण के रूप में उसको लिखा जाता है तो विवरण को देखकर, पढ़कर लोग भूल जाते हैं, सुना अनसुना भी कर देते हैं। कोई भी विवरण आकर्षक नहीं लगता है। इसके विपरीत जब प्रश्न के रूप में पूछा जाता है तो उसके उत्तर की अपेक्षा हमेशा बनी रहती है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है, और प्रश्न का मस्तिष्क पर असर बना रहता है। इसलिए ऐसा पूछा जाना चाहिए कि बच्चे स्कूल ना जाकर मजदूरी करने क्यों जा रहे हैं, इनके सामने ऐसी क्या व्यवस्था है कि इन्हें बाल मजदूरी जैसे अपराध में धकेला जा रहा है। ऐसे प्रश्नों पर समस्या को लेकर चिंतन किया जाएगा और उसका जो समाधान है उसे खोजने का प्रयास होगा, तथा उन बच्चों के बचपन को बचाया जा सकता है। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि इन बच्चों की ये जो समस्या है इसे विवरण के रूप में नहीं बल्कि किसी प्रश्न के रूप में पूछनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों इसमें, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे क्यों वंचित हैं? सुविधा और मनोरंजन के जो साधन हैं उनसे बच्चे विवश क्यों हैं आखिर? तो सबसे पहली बात तो है कि हमारे समाज के अंदर आर्थिक और सामाजिक असमानता है। गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। यानी कि आर्थिक दृष्टि से और समाज की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि में अगर देखें तो हमारे समाज में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो एक तो कारण यह है कि इससे जो अमीर लोगों के घरों के बच्चे हैं और जो गरीब लोगों के घरों के बच्चे हैं उनमें बड़ा अंतर देखने को मिलता है कि समाज में आर्थिक असमानता के कारण गरीब बच्चों को ऐसे उपकरण या ऐसे खेलने के साधन नहीं मिल पाते, इसलिए उनको वंचित रहना पड़ता है। गरीब परिवारों में बच्चे काम पर जाकर कुछ कमा लेते हैं जिससे परिवार का खर्च भी मुश्किल से चल पाता है। सरकार ने बाल श्रम संबंधी कठोर कानून बना रखा है किंतु कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा है। इस सामाजिक समस्या के निवारण के लिए ना तो सरकार
या समाज के पास इतना समय है, साधन है और ना कोई उपाय है, ना इच्छा शक्ति है। इसीलिए गरीब बच्चे इस प्रकार बाल जीवन की सुख सुविधाओं से क्या होते जा रहे हैं, वंचित होते जा रहे हैं। उन्हें खेलने के उपकरण, मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता है। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? आज हर कोई बच्चों को काम पर जाता देख रहा है, लेकिन फिर भी उनको देख करके उनके मन में किसी तरह की संवेदनाएं नहीं आती हैं। तो इसका मतलब है कि आज हर व्यक्ति अपने ही दुख दर्दों में इतना व्यस्त हो चुका है, अपने ही काम में वो इतना व्यस्त हो गया है कि उन्हें इस तरह की समस्याओं को देखने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आज हमारा जीवन जो है बड़ा भागम भाग हो गया है। हर व्यक्ति जो है अपने जीवन को सुधारने के लिए मेहनत कर रहा है, अपने जीवन को सुखकारी बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दिन रात वो मेहनत करने में लग रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों की, इन बच्चों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे पा रहा है। तो ये बड़ा विडंबना है, बहुत ही सोचनीय विषय है। बच्चों को काम पर जाते देखकर भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण ये है, पहला कारण तो यह है कि अधिकतर लोग धन प्राप्ति की दौड़ में अपने आप में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उन्हें दूसरों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रहता है। दूसरा कारण ये है कि उनमें जागरूकता की कमी है, जिसके कारण अधिकतर लोग ये सोच नहीं पाते कि हर बच्चे को प्राथमिक सुख सुविधा दिलाना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए वे भगवान और भाग्य को दोष देकर कोई प्रयत्न करने से रह जाते हैं। साथ में लोगों की अपनी व्यवस्था भी होती है, वे केवल इतना ही सोचकर रह जाते हैं कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो ये आप खुद अपनी तरह से बता सकते हैं कि हमने अपने शहर में बच्चों को कई स्थानों पर देखा है। ढाबों पर देखा है, चाय की दुकान पर, बीड़ी माचिस अगरबत्ती, आतिशबाजी के कारखानों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, बस अड्डे पर चाय बेचते, जूते पॉलिश करते हुए, मोटर गैराज, खैरात जो मशीन है, सुबह शाम मोहल्ले और गलियों में कचरा बीनने का काम करते हुए देखा है। कैसा भी आप इसको लिख सकते हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? क्योंकि बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि उनकी जो आयु है खेलने कूदने और पढ़ने की होती है, किंतु गरीबी के कारण उन्हें अपने और परिवार के पेट की भूख मिटाने के लिए काम पर जाना पड़ता है। यह उनके लिए अन्याय है। इससे उनका भविष्य अंधकार में डूब जाता है। उनका बचपन में मजदूरी के कारण काम करना धरती के लिए एक बड़े हादसे के कम नहीं है। इसलिए यहाँ कवि ने इस तरह से बात रखी है। तो ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। इस कविता का उद्देश्य भी यही है कि जो गरीब लोग हैं, गरीबों के बच्चे हैं, उनको काम करने के लिए क्यों विवश होना पड़ रहा है और किस तरह से उनका बचपन जो खेलने कूदने, भागने दौड़ने, स्कूल जाने, पढ़ने की उम्र है, उसके अंदर भी उनको विद्यालय ना जाकर काम पर जाना पड़ रहा है। इन सब बातों को उजागर करना, समाज के सामने लाना, यही इस कविता का क्या है, उद्देश्य है। और संदेश यही है कि बच्चों को खेलने कूदने का अवसर मिलना चाहिए, पढ़ने लिखने का पूरा समय मिलना चाहिए। ऐसी क्या व्यवस्था है कि उनको काम करना पड़ रहा है, तो सरकार को इस दिशा में क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चे के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था हो सके। तो देखिए बच्चों, हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और हमारी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यानी इसमें टोटल 17 चैप्टर हैं और जो चैप्टर हट गए हैं उन चैप्टर्स को आप लोगों को नहीं पढ़ना है, उनका होमवर्क नहीं करना है। केवल और केवल जो चैप्टर आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, यानी कोरोना की वजह से ये जो कोर्स रेड्यूस हुआ है, उन सभी चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ना है ध्यान से और अपने रजिस्टर के अंदर इनका वर्क करते हुए चलना है। तो मिलते हैं अगली बार। अब एक सेकंड जो बुक बची हुई है आपकी कृति का, उसे हम पढ़ेंगे, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह। मिलते हैं अगली बार एक नई बुक लेकर, दूसरी बुक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।